प्रगति जीवन का नियम है। जो व्यक्ति अपने आप को वर्तमान सत्य से चिपकाए रखने की कोशिश करता है, वो खुद को एक गलत स्थिति में डालता है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। हाँ, ये लेख भारत के आर्थिक सफर और वैश्विक समृद्धि की उसकी तलाश पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी लेख की गहराइयों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत आज खड़ा कहाँ है। देखिए, 2025 का साल पूरी दुनिया के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था ने एक तरह का लचीलापन दिखाया। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि क्या ये रफ्तार बनी रहेगी और इस पूरी तस्वीर में भारत की जगह कहाँ बनती है? यही तो। चलिए इस पहेली को एक-एक कर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले दुनिया के हाल पर एक नजर डालते हैं। लेख कहता है कि 2025 में वैश्विक विकास तो हुआ, पर यह कहानी उतनी सीधी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। जैसे अमेरिका को ही लें, वहां की जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन नौकरियां वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? अजीब है, और ये दिखाता है कि ग्रोथ का फायदा शायद सब तक नहीं पहुंच रहा। और दूसरी तरफ चीन का मामला तो वो तो और भी उलझा हुआ है। अच्छा। उसने अपने सामान बेचकर रिकॉर्ड तोड़ विदेशी मुद्रा कमाई है, जिसे हम चालू खाता अविशेष कहते हैं जी। लेकिन मजे की बात यह है कि देश के अंदर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था हाँफ रही है। रियल एस्टेट संकट और ये सब। हाँ, रियल एस्टेट का संकट गहराता जा रहा है और आम लोग उपभोक्ता वो पैसा खर्च करने से कतरा रहे हैं। यानी बाहर से सब हरा भरा दिख रहा है, लेकिन अंदर जमीन खोखली हो रही है। और इसी बीच एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक दीवानगी सी है। हाँ, एक लहर है पूरी। लगता है पूरी दुनिया, खासकर बाजार, इस एआई की लहर पर सवार होकर हकीकत से कोसों दूर निकल गए हैं। डॉलर भी कमजोर हुआ है, तो बाजारों में पैसा लगाना आसान हो गया है और शेयरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सही पकड़ा। इसे ही ओवरवैल्यूएशन कहते हैं, जब किसी चीज की कीमत उसकी असली कीमत से कहीं ज्यादा हो जाए। और इस माहौल को और हवा दी दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंकों ने। उन्होंने क्या किया? 2025 में दुनिया के 10 सबसे बड़े केंद्रीय बैंकों में से 9 ने अपनी ब्याज दरें घटाईं। ये 2009 की मंदी के बाद सबसे बड़ी मौद्रिक नरमी थी। अच्छा, सिस्टम में बहुत सारा सस्ता पैसा डाल दिया गया। बिल्कुल। तो इन सब वैश्विक संकेतों का मतलब क्या निकालें? क्या दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही है या फिर कुछ और ही हो रहा है? देखिए, लेख का विश्लेषण ये है कि ये मंदी नहीं, बल्कि एक तरह की पुनर्संरचना है, जिसे अंग्रेजी में रीएलोकेशन कहते हैं। पुनर्संरचना मतलब ये कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से, जैसे एआई और टेक्नोलॉजी, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि पारंपरिक हिस्से जैसे मैन्युफैक्चरिंग शायद पिछड़ रहे हैं। पैसा और टैलेंट पुरानी जगहों से निकलकर नई जगहों पर जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो विकास की रफ्तार है, वो कोरोना महामारी से पहले के दौर से अभी भी धीमी है। हाँ, धीमी है। और यहीं पर इनोवेशन या नई तकनीक को लेकर एक जरूरी बात समझने वाली है। क्या? नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम से एक बात साफ होती है कि सिर्फ नई तकनीक का आविष्कार कर लेना ही काफी नहीं है। अच्छा। किसी भी तकनीक को कामयाब होने और विकास को गति देने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, उपयोगी ज्ञान। दूसरा, कुशल लोग जो उस ज्ञान का इस्तेमाल करना जानते हो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, एक ऐसा समाज जो बदलाव को अपनाने के लिए तैयार हो। ये बहुत गहरी बात है। तो ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन जब हम भारत की तरफ देखते हैं तो यहाँ की कहानी कुछ अलग ही लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक गोल्डीलॉक्स दौर में है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? गोल्डीलॉक्स का मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल सही है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। अर्थव्यवस्था के मामले में इसका मतलब है कि विकास दर भी अच्छी है और महंगाई भी काबू में है। यानी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही तापमान पर चल रही है, और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं, जैसे कि आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। हाँ, दिसंबर 2025 तक रेपो रेट को 1.25% घटाकर 5.25% पर ले आया गया। इससे लोगों और कंपनियों के लिए कर्ज लेना सस्ता हुआ और बाजार में पैसा आया। अब बैंकों की सेहत भी सुधरी है ना? बिल्कुल। बैंकों की बैलेंस शीट आज कई सालों में सबसे मजबूत दिख रही है। जो पैसा डूबने का खतरा था, यानी जीएनपीए, वो मार्च 2026 तक घटकर सिर्फ 2.3% से 2.5% रहने का अनुमान है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। कुछ साल पहले तक ये आंकड़ा 2 अंकों में था। हाँ, बहुत बड़ा।
और सरकार की तरफ से भी अच्छे कदम उठाए गए हैं। जैसे राजकोषीय समेकन और वो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। हाँ, मुझे लगता है इन सब का सबसे बड़ा सबूत S&P जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी का भारत की रेटिंग को अपग्रेड करना है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये अपग्रेड सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि दुनिया भर के बड़े निवेशक भारत की आर्थिक नीतियों पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ की सरकार जो कह रही है वो कर भी रही है। सही बात है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये बाजार के विश्वास और आर्थिक स्थिरता की कहानी कहते हैं। तो फिर अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है, सब कुछ गोल्डीलॉक्स है, तो फिर चिंता की क्या बात है? लेख में निश्चय ही इस सुनहरी तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी बात की गई होगी। हाँ, और यहीं से विश्लेषण और गहरा होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमारा कुल उत्पादन का स्तर वो अभी भी उस रफ्तार से पीछे है जिस पर उसे कोरोना महामारी के बिना होना चाहिए था। ये अंतर लगभग 3% का है। 3%? इसका एक संकेत ये भी है कि कोर इन्फ्लेशन यानी महंगाई घट रही है, जो बाजार में मांग की कमी की तरफ इशारा करता है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आने से पहले राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करने की होड़ में लग जाती हैं। अच्छा। इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है और देश का कुल कर्ज बढ़ जाता है। ये एक ऐसा चलन है जो हमारी आर्थिक स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। और विदेशी निवेश का क्या हाल है? क्या दुनिया का भरोसा वाकई में निवेश में बदल रहा है? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI वो हमारी क्षमता से कम है, और जो पैसा शेयर बाजार में आता है, पोर्टफोलियो प्रवाह। हाँ, पोर्टफोलियो प्रवाह वो बहुत चंचल बना हुआ है। मतलब निवेशक आज पैसा लगाते हैं और कल छोटी सी गड़बड़ होने पर निकाल कर भाग जाते हैं। तो ये दिखाता है कि भरोसा तो है, पर वो अभी मजबूत और टिकाऊ निवेश में पूरी तरह नहीं बदला है। बिल्कुल, और यही हमें असली कहानी पर लाता है, निजी क्षेत्र के निवेश पर। तो क्या हमारी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगा रही हैं, नई मशीनें खरीद रही हैं? यहीं पे सबसे बड़ी सुस्ती दिख रही है। निजी निवेश का चक्र अभी तक पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। कंपनी अपनी मौजूदा क्षमता का जितना इस्तेमाल कर रही हैं, वो अपने लंबे समय के औसत से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। मतलब वेट एंड वॉच मोड में है? हाँ, साफ मतलब है कि ज्यादातर कंपनियां अभी भी वेट एंड वॉच मोड में है। वो बड़ा निवेश करने से पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहती हैं। और शायद इसीलिए कंपनियां अपना पैसा नया कारोबार बढ़ाने के बजाय पुराना कर्ज चुकाने में लगा रही हैं, और इसी बीच आम घरों की बचत भी कम हुई है। तो ये तो एक अजीब सी स्थिति बन गई है। हाँ, और ये ही हमें इस लेख के सबसे बड़े और केंद्रीय सवाल पर ले आता है। क्या है वो सवाल? सवाल ये है कि अगर घर परिवार कम बचत कर रहे हैं और कंपनियां नया निवेश नहीं कर रही, तो फिर विकास के अगले दौर के लिए पैसा कहाँ से आएगा? विकास की इस गाड़ी को धक्का कौन लगाएगा? ये तो $1 मिलियन का सवाल है, और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों के पीछे कुछ ज्यादा गहरी संरचनात्मक समस्याएं छिपी हैं। बिल्कुल। अर्थव्यवस्था की सेहत सिर्फ GDP के नंबरों से नहीं मापी जाती। स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे शहरों का विकास, इन सभी मामलों में हम सालों से चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और एक मुद्दा जो हर दिन और गंभीर होता जा रहा है वो है प्रदूषण। लेख के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश है। ये हमारी सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि साफ हवा कभी भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? इस पर लेख में बिजली का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक जमाना था जब बिजली सिर्फ अमीर घरों का शौक हुआ करती थी। हाँ, सही बात है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसकी मांग की, ये एक राजनीतिक जरूरत बन गई, और आज हर सरकार घर घर बिजली पहुंचाने का वादा करती है। तो सवाल यह है कि साफ हवा के साथ ऐसा कब होगा? वो कौन सी चिंगारी होगी जो साफ हवा को एक विलासिता से आम नागरिक का अधिकार और एक मजबूत राजनीतिक मांग बना देगी? ये सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं, बल्कि हमारे समाज और शासन की नैतिकता का भी सवाल है। और इन संरचनात्मक मुद्दों को और बेहतर समझने के लिए लेख में विमानन क्षेत्र का उदाहरण दिया गया है। एविएशन सेक्टर का, जैसे अहमदाबाद की दुखद विमान दुर्घटना या इंडिगो में आई गड़बड़ियां। हाँ, ये सिर्फ अकेली घटनाएं नहीं हैं, ये इस सेक्टर की गहरी समस्याओं की तरफ इशारा करती हैं। और लेख कहता है कि ये समस्याएं 3 बड़े सवालों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो शायद सिर्फ एविएशन पर ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। कौन से 3 सवाल? पहला, सरकारी और निजी भागीदारी का सही संतुलन क्या हो? दूसरा, बाजार में कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा हो या फिर ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाए? और तीसरा,
क्या कंपनियों को एक ही काम में माहिर होना चाहिए या अलग-अलग क्षेत्रों में हाथ आजमाना चाहिए? ये बुनियादी रणनीतिक सवाल हैं और इन सवालों के साथ एक और बड़ी सच्चाई जुड़ी है, क्षेत्रीय असमानता। हाँ, हमारे देश के अलग-अलग राज्यों के बीच विकास का फासला बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। सोचिए, देश की 9% आबादी बिहार में रहती है, लेकिन देश की कुल जीडीपी में उसका हिस्सा 2% से भी कम है। लेकिन बिहार में क्षमता तो है। पिछले 20 सालों में वहां की अर्थव्यवस्था 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है और वहां की 60% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। बिल्कुल, सस्ता श्रम, उपजाऊ जमीन, एक शानदार ऐतिहासिक विरासत, ये सब बिहार की ताकतें हैं। बस जरूरत है इनका सही इस्तेमाल करने की। और जब हम बिहार जैसे राज्यों और वहां के युवाओं की बात करते हैं, तो हम एक और बड़े विरोधाभास पर आते हैं। अच्छा, वो क्या है? टेक्नोलॉजी और नौकरियों से जुड़ा विरोधाभास। हाँ, ये तो सच में दिलचस्प है। भारत एक ऐसा देश है जहां काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारी आबादी युवा है, तो तर्क ये कहता है कि हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, जिनमें ज्यादा लोगों की जरूरत हो, लेकिन हो इसका ठीक उल्टा रहा है। कैसे? भारत अपने घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में ही तेजी से उन तकनीकों को अपना रहा है जिनमें मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा और इंसानों का कम होता है। मतलब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और इसका सीधा असर नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार पर पड़ता है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। तो क्या इसका हल ये है कि हम टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लें? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, हल टेक्नोलॉजी को नकारना नहीं, बल्कि उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालना है। लेख का सुझाव बहुत साफ है। क्या सुझाव है? भारत को शायद सबसे अत्याधुनिक कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाने में दुनिया से होड़ करने की जरूरत नहीं है। असली फायदा तब होगा जब हम एआई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अपनी जमीनी समस्याओं को सुलझाने में करेंगे। जैसे खेती को बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक्स की लागत कम करना या दूर दराज के इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। लेकिन ऐसा करने के लिए भी तो इनोवेशन की जरूरत होगी, और यहाँ भी हम पिछड़ते दिख रहे हैं। हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च हमारी जीडीपी का सिर्फ 0.65% है। और पेटेंट आवेदनों में तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, चीन के मुकाबले हम कहीं नहीं ठहरते। भारत में साल में करीब 70,000 पेटेंट फाइल होते हैं, जबकि चीन में ये आंकड़ा 16 लाख से ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लेख एक बहुत ही उम्मीद भरी और जरूरी बात याद दिलाता है। वो क्या है? वो ये कि अगर हम इतिहास देखें तो ज्यादातर देशों की तरक्की की कहानियां किसी नई तकनीक का आविष्कार करने से नहीं लिखी गई। तो फिर कैसे? बल्कि उन्होंने पहले से मौजूद तकनीकों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना सीखा। उन्होंने अपने लोगों का कौशल बढ़ाया, अपनी कंपनियों की क्षमता मजबूत की और ऐसे संस्थान बनाए जो इस बदलाव को संभाल सकें। मतलब मुद्दा आविष्कार का नहीं, बल्कि उसे अपनाने और फैलाने का है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास गोल्डीलॉक्स जैसी शानदार स्थिति है, जहां अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व मजबूत हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने गहरी संरचनात्मक चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय असमानता है और टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर एक बड़ा विरोधाभास है। तो यहां से आगे का रास्ता क्या है? देखिए, आगे का रास्ता सिर्फ नई नई तकनीकों के आविष्कार से नहीं निकलेगा। एक टिकाऊ समृद्धि के लिए हमें एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत होगी। एक ऐसा सिस्टम जो रचनात्मक विनाश यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को संभाल सके। रचनात्मक विनाश मतलब जब नई तकनीक पुरानी नौकरियों को खत्म करती है? हाँ, हमें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जहां ये बदलाव भी होता रहे, लेकिन इस प्रक्रिया में जो लोग अपनी नौकरियां खोते हैं उनकी सुरक्षा भी हो सके। यानी हमें टेक्नोलॉजी को अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ढालना होगा और ऐसे नियम कानून और संस्थान बनाने होंगे जो आर्थिक तरक्की की रफ्तार को रोके बिना मजदूरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें। बिल्कुल सही। विकास, प्रौद्योगिकी और श्रम बाजार के नियम, इन तीनों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तभी आज का ये लचीलापन कल की एक स्थायी और समावेशी समृद्धि में बदल पाएगा। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया में लोगों का जीवन स्तर इसलिए बदला क्योंकि उसने इस रचनात्मक विनाश को गले लगाया। हाँ, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि उस बदलाव की एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी थी। हमें उस इतिहास से सीखना होगा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में पहुंचते हैं। लेख ये साफ करता है कि भारत की असली चुनौती अपनी तेज विकास की महत्वाकांक्षा और उस विकास से होने वाले सामाजिक आर्थिक बदलावों को संभालने के बीच संतुलन बनाने के है।
तो आज अपने श्रोताओं के लिए हम ये सवाल छोड़कर जा रहे हैं, भारत कैसे इस रचनात्मक विनाश का इस्तेमाल व्यापक समृद्धि लाने के लिए कर सकता है, बिना सामाजिक और क्षेत्रीय खाई को और गहरा किए? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।